सदुपयोग बन पड़े तो परिवर्तन संभव। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उसमें से बहुत थोड़ा अंश ही शरीर व्यवसाय में खर्च हो पाता है। शेष शक्ति प्रसुप्त मूर्छित स्थिति में पड़ी रहती है। काम में न आने पर पहने औजारों को भी जंग खा जाती है। प्रतिभा के अंग प्रत्यंगों का प्रयोग न होने पर मनुष्य भी मात्र कोल्हू के बैल की तरह किसी प्रकार जिंदगी के दिन काटता रहता है। पर जब भी उसका उत्साह उभरता है तभी तत्परता, लगन, स्फूर्ति और गहराई तक उतरने, खाने पीने की ललक अपने जादू भरे चमत्कार दिखाने लगती है। व्यक्ति कहीं से कहीं जा पहुंचता है और साधारण परिस्थितियों में भी ऐसा कुछ कर दिखाने लगता है जिनसे आश्चर्यचकित हुआ जा सके। पिछली 3 सदियों को आत्म जागृति का समय कहना चाहिए, भले ही वह भौतिक प्रयोजन के पक्ष में ही सीमित क्यों न रही हो। शक्ति का जहां भी प्रयोग होता है वह अपना काम करती है। उसने किया भी। भौतिक प्रगति की दिशा में उसका रुझान जुड़ा, अन्वेषण चले और उसने प्रत्यक्षवाद के पुराने ढांचे को एक नए दर्शन रूप में गढ़कर तैयार कर दिया। नई स्फूर्ति के साथ जब नवीनता उभरती है तो उसका परिणाम भी असाधारण होता है। प्रगति के नाम पर बढ़ा चढ़ा भौतिकवाद और प्रत्यक्षवाद संसार के सामने आया और उसने जन जन को प्रभावित किया। आविष्कारों ने सुविधा साधनों के अंबार जमा किए। बुद्धिमत्ता के नाम पर इतनी अधिक जानकारियां एकत्रित कर ली गईं, जो किसी को भी अहंकारी बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती थीं, हुई भी। वैसे जानकारियां बढ़ाना सराहना के योग्य कार्य है। इसलिए प्रगतिशीलता का श्रेय भी उन सबको मिला है जिसने यह उत्साह और पुरुषार्थ दिखाया। सदुपयोग बनाम दुरुपयोग। बात इतने पर ही समाप्त नहीं होती, वरन इससे भी बड़े रूप में सामने आती है। वह है सदुपयोग में से एक के चयन की। स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता का समन्वय जब भी होता है तब एक ही बात सोच पड़ती है कि जो कुछ जितना जल्दी बटोरा और उससे जितना भी कुछ मौज मजा उठा सकना संभव हो वैसा कर लिया जाए। उतावले बचकाने व्यक्ति यही करते हैं। वे उपलब्धियों को धैर्यपूर्वक सत्प्रयोजनों में खर्च कर सकने की स्थिति में ही नहीं होते। ऐसा कुछ करते हैं जैसा कि सोने का अंडा रोज देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक ही दिन में निकाल लेने की दृष्टि से आतुर व्यक्ति ने किया था। सदुपयोग से किसी भी वस्तु से अपना और दूसरों का हित साधन किया जा सकता है, पर जब उसी का दुरुपयोग होने लगता है तो एक माचिस की तीली से सारा गांव जल जाने जैसा अनर्थ उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शताब्दियों में पाया तो बहुत कुछ, पर दूरदर्शिता के अभाव में उसका सदुपयोग न बन पड़ा और उपयोग ऐसा हुआ जिससे आज हर दिशा में संकटों के घटाटोप गहरा रहे हैं। शासकों और धनाढ्यों के हित को प्राथमिकता न मिली होती तो वैज्ञानिक उपलब्धियों ने जन साधारण का स्तर कहीं से कहीं पहुंचा दिया होता। जब मशीनें मनुष्य के कामकाज में हाथ बटाने लगी थीं, तो उन्हें छोटे आकार का बनाया गया होता। कम परिश्रम में कम समय में निर्वाह साधन जुटा लेने का अवसर मिला होता और बचे समय को कला कौशल में व्यक्तियों को अधिक सुयोग बनाने में लगाया गया होता। परिणाम यह होता कि हर कहीं खुशहाली होती, कोई बेकार न रहा होता और किसी को यह कहने का अवसर न मिला होता कि निजी व्यक्तित्व के विकास एवं समाज के बहुमुखी उत्कर्ष में योगदान करने का अवसर नहीं मिला। पर दुरुपयोग तो दुरुपयोग है, उसके कारण अमृत भी विष बन जाता है। सुनियोजन की सही परिणति। बड़े शहर बसाने और बढ़ाने में लगी हुई बुद्धिमत्ता यदि अपनी योजनाओं को ग्रामोन्मुखी बना देने की दिशा में मुड़ गई होती तो अब तक सर्वत्र छोटे छोटे स्वावलंबी और फलते फूलते कस्बे ही दिखाई पड़ते। न शहरों को घिचपिच, गंदगी तथा विकृतियों का भार वहन करना पड़ता और न गांवों से प्रतिभा पलायन होते जाने के कारण उन्हें गई गुजरी स्थिति में रहने के लिए बाधित होना पड़ता। युद्धों को निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में समान रूप से अपराध घोषित किया जाता। छोटी पंचायतों की तरह अंतर्राष्ट्रीय पंचायतें भी विवादों को सुलझाया करती। आयुध सीमित मात्रा में पुलिस या अंतर्राष्ट्रीय पंचायतों के पास ही रहते तो युद्ध सामग्री बनाने में विशाल धनशक्ति और जनशक्ति लगाने के लिए वैसा कुछ न बन पड़ता जैसा कि इन दिनों हो रहा है।
यह जनशक्ति और धन शक्ति यदि शिक्षा संवर्धन, उद्योगों के संचालन, वृक्षारोपण आदि उपयोगी कामों में लगी होती तो युद्ध के निमित्त लगी हुई शक्ति को सृजन कार्य में नियोजित करके इतना कुछ प्राप्त कर लिया गया होता जो अद्भुत और असाधारण होता। शिक्षा का प्रयोजन अफसर या क्लर्क बनना न रहा होता और उसे जनजीवन तथा समाज व्यवस्था के व्यावहारिक पक्षों के समाधान में प्रयुक्त किया गया होता तो सभी शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत होते और अपनी समर्थता का ऐसा उपयोग करते जिससे सर्वत्र विकास और उल्लास बिखरा बिखरा फिरता। हर शिक्षित को दो अशिक्षितों को साक्षर बनाने के उपरांत ही यदि किसी बड़ी नियुक्ति के योग्य होने का प्रमाण पत्र मिलता तो अब तक अशिक्षा की समस्या का समाधान कब का हो गया होता। उद्योगों का प्रशिक्षण भी विद्यालयों के साथ अनिवार्यता जुड़ा होता तो बेकारी, गरीबी की कहीं किसी को शिकायत न करनी पड़ती। प्रेस और फिल्म, यह दो उद्योग जनमानस को प्रभावित करने में असाधारण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान की इन दो उपलब्धियों के लिए यह अनुशासन रहा होता कि उनके द्वारा उपयोगी मान्यता प्राप्त विचारधारा को ही छापा जाएगा या फिल्माया जाएगा तो इससे मनुष्य की बहुमुखी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति होती। जनसाधारण को सुविज्ञ और सुसंस्कृत बनाने में सफलता मिल गई होती। समाधान इस प्रकार भी संभव था। बुद्धि के धनी भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। शासन और समाज के विभिन्न तंत्र उन्हीं के संकेतों तथा दबाव से चलते हैं। यदि सामाजिक कुरीतियों और व्यक्तिक अनाचारों के विरुद्ध ऐसी बाड़ बनाई गई होती जो उनके लिए अवसर ही न छोड़ती तो जो शक्ति बर्बादी में लगी हुई है उसे सत्प्रयोजनों में नियोजित देखा जाता। अपराधों का, अनाचारों का कहीं दृश्य भी देखने को न मिलता। सर्वसाधारण को यदि औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करने की ही छूट रही होती तो बढ़ी हुई गरीबी में से एक भी दृष्टिगोचर न होती। सब समानता और एकता का जीवन जी रहे होते। फिर न खाइयां खुदी दिखती और न टीले उठे होते। समतल भूमि में समुचित लाभ उठा सकने का अवसर हर किसी को मिला होता। तब इन शताब्दियों में हुई बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति को हर कोई सराहता और उसके सदुपयोग से धरती का कण कण धन्य हो गया होता। नशेबाजी, दुर्व्यसनों के लिए छूट मिली होने के कारण ही लोग इन्हें अपनाते हैं। उनका प्रतिपादन ही निषिद्ध रहा होता। पीने वालों को प्रताड़ित किया जाता तो आज धीमी आत्महत्या करने के लिए किसी को भी उत्साहित न देखा जाता। इस लानत से बच जाने पर लोग शारीरिक और मानसिक दृष्टि से संतुलित रहे होते और हर प्रकार की बर्बादी, बदनामी से बच जाते। अन्यान्य दुर्व्यसनों से संबंधित इसी प्रकार के और भी अनेक ऐसे प्रचलन हैं जो सामान्य जीवन में घुल मिल गए हैं। कामुकता भड़काने वाली दुष्प्रवृत्तियां फैशन का अंग बन गई हैं। बनाव, श्रृंगार, सज धज के अनेक स्वरूप शान बनाने जैसे लगते हैं। आभूषणों में ढेरों धन बर्बाद हो जाता है। बढ़ा हुआ बुद्धिवाद यदि इन अपव्ययों का विरोध करता, उनकी हानियां गले उतारता तो खर्चीली शादियां जो हमें दरिद्र और बेईमान बनाने का प्रमुख कारण बनी हुई हैं, इस प्रकार अड़ी और खड़ी न रहती। ऊपर चढ़ना धीमी गति से ही संभव हो पाता है, पर यदि पतन के गर्त में गिरना हो तो कुछ ही क्षणों में बहुत नीचे पहुंचा जा सकता है। पिछले दिनों हुआ भी यही है। चतुरता के नाम पर मूर्खता अपनाई गई है। इसका प्रमाण यह है कि ठाट बाट की चकाचौंध सब ओर दिखते हुए भी मनुष्य बेतरह खोखला हो गया है। चिंता, उद्विग्नता, आशंका, अशांति का माहौल भीतर और बाहर सब ओर बना हुआ है। किसी को चैन नहीं, कोई संतुष्ट नहीं दिखता। मानसिक दरिद्रता के रहते विस्तृत वैभव बेचैनी बढ़ने का निमित्त कारण बना हुआ है। निराशा में आशा की झलक। सामयिक परिस्थितियों में से यह कुछ चर्चा भर है। यहां यह समीक्षा की गई है कि यदि भविष्य को सही बनाने की दिशा में प्रयास पुरुषार्थ संभव होता तो ही भला था। निराश मनस्थिति ऐसे में बनना स्वाभाविक है, किंतु निराशा की मानसिकता स्वयं में बड़ा संकट है। इससे मनोबल टूटता है, उत्साह में अवरोध आता है। सृजन प्रयास सर्वथा बंद हो गए हों, यह बात नहीं। वर्तमान सुधारने व भविष्य को उज्जवल संभावनाओं से भरा बनाने हेतु
किए जा रहे प्रयासों में शिथिलता भले ही हो, अभाव उनका भी नहीं है। यदि मनुष्य का हौसला बुलंद हो तो प्रतिकूलताएं होते हुए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसे देखकर आश्चर्य होता रह सके। मिस्र के पिरामिड, पनामा की नहर, स्वेज कैनाल, चीन की विशाल दीवार जैसे प्रबल प्रयास आशावादी साहस भरे वातावरण में ही संपन्न हुए हैं। जब कई व्यक्ति मिलकर एक साथ वजन धकेलते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति व मुंह से निकली हैशा जैसी जादू भरी हुंकार वह उद्देश्य संपन्न कर दिखाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में हारते हुए ब्रिटेन वासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री, अर्थात जीतना हमें ही है, चाहे शत्रु कितना ही प्रबल क्यों ना हो। इस संकेत सूत्र का इतना प्रचार हुआ कि यह सुनिश्चित विश्वास का, विजय का एक प्रतीक बन गया। इस हुंकार ने जादुई परिवर्तन कर दिखाया एवं युद्ध से बिस्मार हो रहा यूरोप जागकर उठ खड़ा हुआ। टूटा हुआ जापान हिरोशिमा की विभीषिका के बावजूद मनोबल नहीं टूटने दिया। वह आज आर्थिक मंडी सारे विश्व की उसी के हाथ में है। सुनिश्चित है कि लोगों की आस्थाओं को युग के अनुरूप विचारधारा को स्वीकारने हेतु उचित मोड़ दिया जा सके, तो कोई कारण नहीं कि सुखद भविष्य का, उज्जवल परिस्थितियों का प्रादुर्भाव संभव न हो सके। यह प्रवाह बदलकर उल्टे को उलटकर सीधा बनाने की तरह भागीरथी कार्य है, किंतु असंभव नहीं, पूर्णतः संभव है। क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी बदलेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया होना सुनिश्चित है। घड़ी का पेंडुलम एक सिरे तक पहुंचने के बाद वापस दूसरे सिरे की ओर लौट पड़ता है। अति बरतने वाले कुछ ही समय बाद पछताते और सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते देखे गए हैं। विषैले पदार्थ खा बैठने पर उल्टी दस्त तो लगते ही हैं, जान जोखिम तक का खतरा सामने आ खड़ा होता है। क्रोधी को बदले में प्रतिशोध सहना पड़ता है। दुर्व्यसनी अपनी सेहत, खुशहाली और इज्जत तीनों ही गवा बैठता है। अपव्ययी लोग तंगी भुगतते देखे गए हैं। कुकर्मी लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं। इसके विपरीत परिश्रमी, अनुशासित और मनोयोग पूर्वक व्यस्त रहने वाले अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में दिन रात सफल होते चले जाते हैं। जिन दिनों शक्तियों के सदुपयोग का प्रचलन था, उन दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते और सुख शांति भरे वातावरण में जीवन यापन करते थे। सतयुग वही काल था जिसकी सराहना करते करते इतिहासकार अभी भी नहीं थकते हैं। इसके विपरीत यदि मर्यादाओं और वर्जनाओं का परित्याग कर अनाचारी उद्दंड उपक्रम अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिनकी कलयुग के नाम से भर्त्सना की जाती है, जिनमें प्रचुर साधन होते हुए भी लोग डरती डराती, जलती जलाती जिंदगी जीते हैं। इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को अतिशय शक्ति का स्वामी बनाया है। बढ़ते हुए वैभव ने जानकारियों के अंबार जुटा लिए हैं। विलास के साधनों की कमी नहीं। साज सज्जा को देखकर भ्रम होता है कि कहीं हम लोग स्वर्ग में विचरण तो नहीं कर रहे हैं। इतना ही पर्याप्त होता तो सचमुच यही माना जाता कि इन शताब्दियों में असाधारण प्रगति हुई है। पर जब लिफाफे का कलेवर उधाड़कर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि भीतर दुर्गंध भरे विषाणुओं, जीवाणुओं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह विडंबना शालीनता के परित्याग का ही प्रतिफल है। विज्ञान और धर्म यदि मिलकर चले होते तो आज की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज के सामने सुख शांति के इतने आधार खड़े कर देती जो सतयुग की तुलना में कहीं अधिक बड़े चढ़े होते। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने सदुपयोग और दुरुपयोग के विभाजन रेखा को ही मिटाकर रख दिया है।